हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो स्टडी मटेरियल के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 60 क्वेश्चन एमसीक्यू दिया हुआ है स्टडी मटेरियल ने, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सीएस एग्जीक्यूटिव का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीएस एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 60 मार्क्स की क्वेश्चन दिया हुआ है, 60 मार्क्स दैट इज जस्ट 60 क्वेश्चन दी हुई है, उसकी स्टडी मटेरियल का, स्टडी मटेरियल के लास्ट में हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं आज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो 1 मार्क 60 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच है। शेयर होल्डर वेल्थ इन द फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेल्थ को कैसे फॉर्म किया जाता है? तो वेल्थ में होता क्या है कि मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो ये होता है शेयर होल्डर का वेल्थ। जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 स्टॉक है, अगर 10,000 शेयर है उसके पास, तो उसकी वेल्थ कितनी होगी, एक्सक्यूज 1 लाख हो जाएगा, उसकी वेल्थ हो जाएगा। अगर किसी के पास मार्केट प्राइस 10 है, 5,000 उसके पास स्टॉक है, तो कितना हो जाएगा, उसके वेल्थ 50,000 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपुल्स ये तो नहीं होगा, द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म एसेट्स ये भी नहीं होगा, द अमाउंट ऑफ द सैलरी टू द एम्प्लॉइज ये भी नहीं होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म्स द कॉमन स्टॉक क्या होगा, एक मार्केट प्राइस उसी कॉमन स्टॉक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा, ये पार्ट डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है कि which one of the following is not the duty of the finance manager। तो फाइनेंस मैनेजर का क्या, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ये फाइनेंस से रिलेटेड जितनी होता है वो हमारा क्या होता है, ड्यूटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉरकास्टिंग कैश फ्लो, ये आपका ड्यूटी हो सकता है। कैश की फ्लो हम निकालते हैं, कैपिटल बजटिंग में आप लोगों ने लिखा है कैश फ्लो निकालने का। रेजिंग फंड्स ये भी है, फोरकास्टिंग प्रॉफिट ये भी फाइनेंस का ड्यूटी है। लेकिन फोरकास्टिंग बिजनेस फ्यूचर, बिजनेस की फ्यूचर के बारे में आइडेंटिफाई करना, ये ड्यूटी फाइनेंस मैनेजर का नहीं है। ठीक है ना, वो टॉप मैनेजमेंट का है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले दो आपकी वर्जन्स होता है, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसका ये 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, these are the two versions of the goals of the financial management of the firm। तो प्रोडक्शन एंड सेल्स ये आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नहीं होता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट ये भी नहीं होता, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये भी नहीं होता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्जन एक होता है, दूसरी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आर टू वर्जन्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ जाता है, which of the following is not a discounted cash flow technique of the capital budgeting। देखिएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो डिस्काउंटेड हो गया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये भी डिस्काउंटेड हो गया, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था ये सारी चीजें। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये भी डिस्काउंटेड हो गया। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये इंटू 100। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का कोई टेक्निक्स नहीं होता है, तो इसीलिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, डिस्काउंटेड टेक्निक्स हो जाएगा, डिस्काउंटेड टेक्निक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिएगा which of the following statement is a correct, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, present value of cash inflow greater than present value of cash outflow, this implies that net present value greater than 0, this implies that pi greater than 1, this implies that IRR greater than cost of capital, cost of capital। ये बातें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो इसे प्रूव करेगा वो आपको सही होगा। देखिएगा,
यहाँ पे नेट प्रेजेंट विल प्रोड्यूस ग्रेटर देन जीरो, पी आई विल बी इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल नहीं है। ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पी आई ग्रेटर देन वन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पी आई प्रोजेक्ट इज लेस देन वन। अगर ये आपको ये ऐसे होगा तो ये हर एक केस में ऐसे हो जाएगा, ये हर एक केस में ऐसे हो जाएगा, ये हर एक केस में ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इफ पी आई इज अ लेस देन वन, ये पी आई अगर मान लिया जाए ये वन से कम है, इसका मतलब क्या है, ये वन से कम है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन जीरो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट हमारी कैपिटल बजटिंग की क्लास में कैपिटल बजटिंग चैप्टर से चैप्टर आ रहा है, लेस देन वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी दैट अर्न 1 लाख, तो लास्ट ईयर एंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 2 लाख। अब देखिएगा तो ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपकी 1 लाख है और नंबर ऑफ शेयर 2 लाख है, तो आपके पास कितना हो जाएगा 0.50, ये आपका ईपीएस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है indicate the cost of equity based on the capital asset pricing model, following information as given। तो आपको मैंने बताया था कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का एक तरीका होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बीटा आर ए माइनस आर एफ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 9%, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9% है। बीटा आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1.40, 1.40। और रिटर्न एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट, मार्केट का रिटर्न कितना दिया हुआ है 16% दिया हुआ है, माइनस 9%। तो 9% प्लस 1.40 इंटू 7, अब आप इसको करेंगे तो आपका 18.8% आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, ईपीएस भी निकाली गई, ठीक है ना। अब देखिए आगे आपका क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ सुपर लीवरेज दैट इज अ कंबाइंड लीवरेज वुड बी कैलकुलेटेड, वुड बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे हम आपको क्या लाइन ले लेते हैं। अब देखिए डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है जिस दिन पढ़ाया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, दिस इज डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो उन्होंने कहा कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज वुड बी, तो एडॉप्टिंग दिस एंड दिस भी नहीं होगा, डिवाइडिंग नहीं होगा, सब्ट्रैक्टिंग नहीं होगा, मल्टीप्लाइंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर कर, who formulated the following model of estimating the market price of the share। अब देखिएगा एज पर वाल्टर्स मॉडल मैंने जब बताया था, वाल्टर्स मॉडल मैंने बताया था मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर आर डिवाइडेड बाई के ई, एम पी एस माइनस डी पी एस होल डिवाइडेड बाई के ई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वाल्टर्स मॉडल। तो वाल्टर्स मॉडल का ये फॉर्मूला है, वाल्टर साहब ने दिया है, जेम्स ई वाल्टर से, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दूसरी बात है क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, which of the following is not assumptions of मोदी गिलानी मिलर मॉडल। मोदी गिलानी मिलर मॉडल का assumptions क्या होता है कि मार्केट परफेक्ट होता है, there is each and every knowledge of the market to the shareholders या investors, there is no tax, no transaction cost, no floating cost, no issue cost, ये सारे होते हैं। तो ये आपका एजम्पशन होता है मोदी गिलानी का। इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम होता है, यस इट इज एजम्पशंस। ऑप्शंस ऑफ टैक्सेस, टैक्स नहीं होता है, ये तीनों एजम्पशन होता है मोदी गिलानी मिलर साहब का। यूनिटी यूनिटी ऑफ डिविडेंड पे आउट, ये आप नहीं कहते, मोदी गिलानी साहब नहीं कहते कि यूनिटी ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए,
ठीक है, तो सी पार्ट आपका आंसर इसमें मोदी गांधी साहब का एग्जाम्पशन नहीं है, इसीलिए करेक्ट कौन सा मोदी गांधी साहब का एग्जाम्पशन नहीं है, तो यूनिटी ऑफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो मोदी गांधी साहब का है नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में which one of the following is the most suitable coverage ratio for deciding a debt capacity of a firm, debt capacity of the firm। अब देखिएगा डेप्ट कैपेसिटी ऑफ द फॉर्म में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये क्या कहता है, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कितना प्रॉफिट होनी चाहिए। कैश फ्लो कवरेज रेशियो, ये आपको कैश फ्लो की बताता है। फिक्स टू कवर, फिक्स सेट कवरेज, फिक्स सेट कवरेज करने के लिए कितना हमारे पास प्रॉफिट है ये बताता है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो फॉर डिसाइडिंग द डेप्ट कैपेसिटी, डेप्ट की कैपेसिटी फॉर्म को पूरा करने के लिए कौन सा आपका बेस्ट है, कौन सा आपके बेस्ट है। तो इसमें क्या होगा, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो होगा, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो होगा। अब डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो को कैसे क्या कहा जाता है, इसमें देखिएगा यहाँ मैंने लिखा है द डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो ऑल्सो नोन एज अ डेप्ट कवरेज रेशियो is the ratio of operating income available to the debt services for the interest, principal and lease payments. It is a popular benchmark used in the measurement of the equity's ability to the produce the enough cash to cover the its debt payment. तो डेप्ट की पेमेंट के बारे में डेप्ट कवरेज रेशियो इज मोस्ट सुटेबल, it is written here. Okay, what will be the answer, what is the question here, which one of the following is the most suitable coverage ratio deciding the debt capacity, that is the debt service coverage ratio is the answer। ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है which one of the following is the most popular method of estimating the cost of equity। तो आपकी ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या होता है, दिस इज द मोस्ट सुटेबल आर एफ बीटा आर एम माइनस आर, ये डिविडेंड यील्ड मेथड ये भी आपका है, डिविडेंड मतलब डिविडेंड पर शेयर आपको मार्केट प्राइस पर शेयर, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, D1 के ई प्लस P0 प्लस जी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अर्निंग मेथड वाला क्या फॉर्मूला होता है, ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें मोस्ट सुटेबल कौन सा होता है, ये वाला मोस्ट सुटेबल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, दिस इज द मोस्ट सुटेबल, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फ्री को भी कंसिडर किया जाता है, मार्केट रिटर्न को भी कंसिडर किया जाता है, सिस्टमेटिक रिस्क को भी कंसिडर किया जाता है, दैट सिस्टमेटिक रिस्क इज द बीटा। This is the most suitable, you must have to keep in your mind। देखिएगा which one of the following is not a internal factors affecting the weighted average cost of capital। देखिएगा इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी इंटरनल फैक्टर है, यहाँ पे नॉट पूछा है कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है, नहीं है, नॉट के बारे में बात किया है। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन्वेस्टमेंट इंटरनल फैक्टर है, इन कोई भी फाइनेंस मैनेजर या कंपनी का डायरेक्टर डिसाइड करता है कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें। कैपिटल स्ट्रक्चर, कितनी डेप्ट रखनी है, कितनी इक्विटी रखनी है, ये आपको इंटरनल फैक्टर्स है। डिविडेंड पॉलिसी ये भी आपका इंटरनल, दीज ऑल आर द इंटरनल फैक्टर्स। बट हियर मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम मीन्स सपोज रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो इज 15% and return risk free rate of return is 7% and the market risk premium is defined as RM minus RF that equal to 8%. This is the market risk premium. Now this is not decided by any one organization, this is not internal factor of the organization, this depends upon the market factor, this depend upon the government policy, that this is the not internal factors, that is market risk premium for the firm is not the internal factor affecting the cost of capital। this the answer will be D part। ठीक है, अब देखिएगा मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। दो कंपनी ए है और कंपनी बी है, जो कॉमन फैक्टर, मोस्ट कॉमन फैक्टर अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, ये एनालाइज ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म में क्या होता है,
यहाँ पे रेशियो एनालिसिस ये कैपिटल स्ट्रक्चर को नहीं बताता है, कैश फ्लो ये कैपिटल स्ट्रक्चर को नहीं कहता, लीवरेज एनालिसिस ये नहीं होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस जो होता है ये आपको मोस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है, मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म दैट इज द कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो कि आपके माइंड में रखना पड़ेगा। Common approach for analyzing the capital structure of the firm, so that is the comparative analysis you have to keep in your mind। ठीक है ना। अब देखिएगा, financial leverage is the firm positively affected by which of the following। ऑपरेटिंग लिवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में कुछ बोला ही नहीं। इंटेंसिटी ऑफ द टेंजिबल एसेट्स, इंटेंसिटी ऑफ द टेंजिबल एसेट, फाइनेंशियल लिवरेज मींस arises due to the raising funds from outsider investors like debentures and preference shareholders, due to which you have to pay fixed financial charges. Fixed financial charges means like interest on debt and preference dividend on preference capital. For this, you will raise the funds from the outside due to raise the to purchase the assets. That is intensity of the tangible assets. Intensity of the tangible assets. You have to keep in your mind financial leverage in the firm positively affected by which the intensity of the tangible assets आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अब चलिए आगे, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, which combination of the following statement is true। A और यहाँ पे R दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। assert the IR of the project is discounted at whose net present value is 0। एक करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। IRR एक डिस्काउंट रेट होता है जिसपे नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका 0 होता है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर अ प्रोजेक्ट वर्थ एक्सेप्टिंग IRR एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। IRR जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता है तो हमारी प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें ए भी आपका करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा यहाँ पे, which combination of the following two statements A and R are correct। ऐसा है, a company should pay minimum dividend to the shareholder। क्यों मिनिमम डिविडेंड पेमेंट करा जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड टैक्स होता है, डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड पे टैक्स, डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, और एक होता है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। तो ये आपकी हाई होता है, ये आपका लो होता है। अगर डिविडेंड नहीं पेमेंट करेंगे, अगर डिविडेंड नहीं पेमेंट करेंगे तो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, यू विल इन्वेस्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा तो कैपिटल गेन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कैपिटल गेन लो रेट से पेमेंट करना पड़ेगा, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो कंपनी मिनिमम डिविडेंड पेमेंट करती है क्योंकि डिविडेंड टैक्स इज हेवीली टैक्स दैट कैपिटल गेन। तो ये बोथ आर करेक्ट, ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। अब देखिएगा, डिविडेंड इररिलेवेंस, मैं आपको बताया था डिविडेंड पॉलिसी में जब पढ़ाया था तो फर्स्ट क्लास में आप लोग नोट किए होंगे। डिविडेंड इररिलेवेंस जो हाइपोथेसिस होता है वो आपको किस पे रिलेटेड होता है, तो दैट इज द मोदी गिलानी मिलर मॉडल, एमएम अप्रोच। ठीक है, दिस इज द डिविडेंड इररिलेवेंस। ठीक है। नेक्स्ट, पालो अल्टो इंडस्ट्रीज हैज अ डेब्ट इक्विटी रेशियो 1.6 कंपेयर टू द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में 1.4 है, कंपनी का आपका कितने हैं, 1.6 है। इसका मतलब क्या है कि आपने हाई डेप्ट रखा है, हाई डेप्ट है, हाई डेप्ट है कंपेयर टू द इंडस्ट्री। तो विल एक्स, यहाँ पे क्या लिखा है, विल नॉट एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी विद ये नहीं समझ आ रहा है इसको, कुछ ये बात नहीं फुल कर रहा है। हैज लेस लिक्विडिटी देन अदर, ये भी आपको कोई मतलब नहीं है इसका। विल बी व्यूड एज हैविंग हाई क्रेडिट वर्थी, मैंने आपको ये भी नहीं हो सकता है। हैज ग्रेटर देन एवरेज फाइनेंशियल रिस्क व्हेन द कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होगा कंपेयर टू द दूसरे। यहाँ पे डेप्ट हाई होगा, तो डेप्ट हाई होने से फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस इंक्रीज करेगा,
अब फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस इंक्रीज करेगा तो फाइनेंशियल रिस्क आपका इंक्रीज करेगा। तो दिस इज द वे, ठीक है ना। ये ग्रेटर लिवरेज, ये आपको डी पार्ट आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टू इंक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड, डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड। अब देखिएगा यहाँ पे सपोज कीजिए आपका 0, यहाँ पे 5 ईयर्स है और यहाँ पे आपको 5 ईयर्स के बाद आपके पास कैश का इनफ्लो है 10,000। तो अगर मान लीजिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%, तो 10/1000 इंटू 0.621, तो 62,100, 62 माने आपको क्या होगा 100, 6210। अगर प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 12% निकालेंगे तो 10,000 इंटू 0.567 होता है, तो 56,000 इतना हो जाएगा। तो आपको इन्होंने क्या कहा, टू इंक्रीज गिवन प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट शुड बी, हमने यहाँ पे डिस्काउंट रेट 10 है तो प्रेजेंट वैल्यू 6210 है, डिस्काउंट रेट 12 है तो प्रेजेंट वैल्यू 5610। तो यहाँ पे डिक्रीज 12% से 10% हुआ है तो डिक्रीज हुआ है, डिस्काउंट रेट डिक्रीज हुआ है, डाउन हुआ है, तब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हुआ है। तो इसीलिए टू इंक्रीज द गिवन वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड डाउनवर्ड। ऐसे भी मैंने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू जब समझाया था तो वहां पे बताया था प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्काउंट रेट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्काउंट रेट का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर मान लिया जाए कि आप डिस्काउंट रेट को इंक्रीज करोगे, डिस्काउंट रेट को इंक्रीज करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या करेगा, डिक्रीज, इंक्रीज करोगे प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज करेगा, और डिस्काउंट रेट को अगर डिक्रीज करते हो तो प्रेजेंट वैल्यू आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कंपनी इशू बोनस शेयर, डेब्ट इक्विटी रेशियो विल इंप्रूव। अ कंपनी इशू बोनस शेयर, डेब्ट इक्विटी रेशियो अब क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। ये माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको आ जाता है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चंस में आपको वर्किंग साइकिल निकालना है, वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालना है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो यहाँ पे करंट एसेट साइकिल निकाला जाता है माइनस करंट लायबिलिटी साइकिल निकाला जाता है। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर आता है, इसमें आता है रॉ मटेरियल स्टॉक में आता है, वर्क इन प्रोग्रेस साइकिल आता है, फिनिश गुड्स साइकिल आता है, डेटर आ जाता है। तो ये कैसे निकाला जाता है देखिएगा आप, रॉ मटेरियल साइकिल का फॉर्मूला होता है एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365। अगर मैं इसी को कैसे लिखूंगा, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये पर ईयर होता है, पर ईयर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर ईयर डिवाइडेड बाय 365 कर दूंगा। तो ये 365 यहाँ से मैंने यहाँ पे ले दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे, कंज्यूम्ड पर डे। तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये जिस दिन हमने पढ़ाया था आप लोगों को वहां पे वर्किंग टोटल साइकिल, उस दिन मैं डिटेल में डिस्कस किया था इसको, और उसके बेसिस पे आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है।
और इसका रॉ मटेरियल साइकिल कितना हो जाएगा, एवरेज स्टॉक और रॉ मटेरियल 2 लाख है, होल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे। तो यहाँ पे क्या लिखा, एवरेज रॉ मटेरियल स्टोर परचेज और क्रेडिट कंज्यूम्ड पर डे 10,000 है, तो 10,000 ये हो जाएगा, तो ये आपका 20 डेज हो जाएगा, 20 डेज। अब देखिएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में आपका कितनी है, 3 लाख है। एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूड रॉ मटेरियल कमिटेड पर डे 12,500, यहाँ पे 12,500 है, तो ये 25 डेज हो जाएगा। ये आपका क्या है, फिनिश गुड्स का है, तो फिनिश गुड 1,80,000 है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड, फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से होता है, तो 18,000 ये हो जाएगा, तो ये 10 डेज हो जाएगा। और एवरेज रिसीवेबल आपको 3 लाख है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज सेल्स कितनी है, 20,000 है, तो 20,000 सेल्स हो जाएगा, तो आपको ये कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। तो ये टोटल आपको हाँ जी, तो ये आपको हो जाएगा। क्रेडिटर की किस में कितना हो जाएगा, एवरेज पेबल 1,80,000 है, 1,80,000 डिवाइडेड बाई ये 18,000, ये एवरेज सेल्स, ये 10,000 है, तो ये 10,000, तो ये माइनस में 18 डेज हो जाएगा। अब सबको करेंगे तो वर्किंग साइकिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल साइकिल हो जाएगा, सब में साइकिल साइकिल ऐड हो जाएगा, तो ये निकाली गई, दैट इज द 69 डेज हो जाएगा ये, और ये आपका 18 दिन हो जाएगा, निकालेंगे तो 51 डेज हो जाएगा, तो 51 डेज आपका आंसर होगा, दैट इज द टी। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू मस्ट हैव टू डू। ठीक है, अब आपका आ जाता है कौन सा क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, risk of two securities with the different expected return can be compared with। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी ए है और कंपनी बी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका ये 20% है, 30% है, और रिस्क आपको 15% है, और यहाँ पे आपको 18% या 19% है, तो इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। Wherever risk and return are different, in that case we have to take a decision which one security is the best. In that case it is better to take decisions on the basis of coefficient of variance. The risk of two securities with a different expected return can be compared with the coefficient of variance. ये पार्ट आंसर हो जाएगा। Next 24 number, a portfolio having two risky securities can be turned riskless if, अगर मान लीजिए एक सिक्योरिटी कंपनी ए है, कंपनी बी है, इसकी रिस्क जीरो बनाने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन परफेक्टली नेगेटिव होनी चाहिए, परफेक्टली नेगेटिव। ये मैंने आपको प्रूफ किया हुआ है वहां पे। व्हेनेवर देयर इज अ परफेक्टली नेगेटिव बिटवीन टू सिक्योरिटीज कोरिलेशन, इन दैट केस डेविएशन इज जीरो, एंड व्हेरेवर डेविएशन इज जीरो देयर एज्यूम टू बी नो रिस्क। तो यहाँ पे बोला क्या है, a portfolio having two risky securities can be turned risk free, riskless कैसे होगा, the securities are completely negative correlation, ठीक है ना। अब देखिएगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अकाउंट्स फॉर द सिस्टमेटिक रिस्क। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे रिस्क फ्री प्लस बीटा आर ए माइनस आर एफ होता है, तो ये जो बीटा है वो सिस्टमेटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, सिस्टमेटिक रिस्क को। And I have already discussed in a class what is the systematic risk and unsystematic risk। ठीक है ना बेटा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, 26 नंबर क्वेश्चन, a portfolio comprises two securities A and B, the expected return of the both the securities 12% and 16% respectively determine the return of the portfolio security A। तो यहाँ पे वेट ऑफ ए अगर सपोज कीजिए 0.40 है,
तो वेट ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा, 1 होता है वेट ऑफ सम, वेट का जो 1 होता है तो ये 0.60 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न ए, रिटर्न बी वेट बी, दिस इज 14.4%। नेट इनकम अवेलेबल टू द कॉमन स्टॉक होल्डर divided by the company equity is used to the calculate return on equity। the return on equity का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग फॉर इक्विटी कॉमन इक्विटी डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी कैपिटल। तो उन्होंने कहा नेट इनकम का मतलब इक्विटी के लिए अर्निंग डिवाइडेड बाय इक्विटी के लिए रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आवा नेट इनकम का मतलब इक्विटी के लिए रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि if weighted average cost of capital a company can affect its capital cost, if in weighted average cost of capital a company can affect its capital cost through policy of capital structure, yes weighted average capital structure debt equity ratio की क्या रेशियो उस पर हमारी weighted average cost of capital डिपेंड करता है। पॉलिसी ऑफ डिविडेंड पे भी डिपेंड करता है क्योंकि के इक्वल टू D1 P0 प्लस जी होता है, तो डिविडेंड पे भी हमारी कॉस्ट डिपेंड करता है। आपको प्रेफरेंस शेयर पे भी के पीक पे भी आपको क्या होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, तो डिविडेंड पे डिपेंड करता है। पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने इक्विटी से किया है कि डेब्ट से किया है कि किससे किया है, वो सारे पे डिपेंड करता है। तो weighted average cost of capital depends upon policy of capital structure, policy of dividend policy of investment. These all are the factors at which weighted average cost of capital depends. That's why D part will be the answer all of the above. ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, a risk associated with the project with the considered by the well diversified stockholder is classified as expected risk, इंडस्ट्रियल रिस्क। तो किसी भी प्रोजेक्ट की रिस्क को डाइवर्सिफाई, आपको वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक होल्डर उसको सिस्टमेटिक रिस्क के हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द बीटा इज द sensitivity of the any particular security with compared to the market, बीटा रिस्क होता है। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, मैं क्लास में डिस्कस किया हुआ। If a future return on common stock is this 4.31 and the treasury bond is this, then the current market risk premium का फॉर्मूला क्या होता है, RM माइनस RF होता है। 14% ये रिटर्न RM है और ये 5% आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। ट्रेजरी बिल का रिटर्न को रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं 9%, दैट इज 0.09, दिस इज अ फ्यूचर रिटर्न, ठीक है। If payout ratio is 0.4045, then retention ratio, the dividend payout ratio 40 है तो रिटेंशन रेशियो को 20 रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम 45% डिविडेंड हम पेमेंट करते हैं अर्निंग का, तो कितना पैसा हम रिटेन करते हैं, तो 55% हम रिटेन करते हैं। अगर 45% डिविडेंड पेमेंट करते हैं तो हम रिटेन कैसे करते हैं, तो री इन्वेस्टमेंट के लिए 55%, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला 1 होता है, तो रिटेंशन रेशियो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो दैट इज 0.5। तो हमने 31 तक क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ और क्वेश्चन बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लासेस में हम 32 से 60 तक क्वेश्चंस करेंगे।